हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एमपी बोर्ड स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ ऐसा पोर्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कुछ पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले। अब हम प्रारंभ करते हैं यहां से। गोल्ड एक्वारेजिया के बाद हमने आपको कुछ इस तरह से बताया था कि एनोडाइजिंग मेथड क्या है। एल्यूमिनियम मेटल को जब एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से इस एल्यूमिनियम मेटल में फर्दर कोरोजन की प्रोसेस नहीं हुआ करती है। अब जब फर्दर कोरोजन नहीं होगा, उस पर किसी तरह की कोई जंग लगने वाली नहीं है। इस बेनिफिशियली मेथड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की थिकनेस और बढ़ाई जाती है, और जिस प्रोसेस से इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की थिकनेस बढ़ाते हैं उसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग मेथड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक किया जाता है। एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोर्ट इन द एयर। एयर में खुला छोड़ने पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और एक लेयर बनती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक्स इट रेजिस्टेंट टू द फर्दर कोरोजन। इसकी वजह से कोरोजन नहीं होता। द रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। इस रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को और ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, और वो किया जाता है किस वजह से? आप ऑक्साइड लेयर की थिकनेस को बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। एल्यूमिनियम आर्टिकल, जो एल्यूमिनियम मेटल है उसका एक आर्टिकल लेते हैं और उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको एनोड की तरह ट्रीट करते हैं और उसी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। द ऑक्सीजन गैस एबॉर्ड, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एनोड पर रिएक्शन करती है। एनोड बना हुआ है एल्यूमिनियम मेटल से, एल्यूमिनियम मेटल है, उसकी ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन होती है और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है उसकी थिकनेस और बढ़ती जाती है, और यही ऑक्साइड लेयर हुआ करती है। इसकी वजह से एल्यूमिनियम मेटल है उसका कोरोजन या तो होता नहीं है, यदि होता है तो न के बराबर होता है। इस मेथड को एनोडाइजिंग मेथड कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट लाइंस दी हुई है आपके बोर्ड के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटीक क्वेश्चंस हैं। मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम हुआ करती है, हाईली रिएक्टिव होती है। जब इनकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वाटर के साथ में तेजी के साथ रिएक्शन करती है। इनकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, और इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन गैस जो बना करती है वो इस हीट को कैचअप कर लेती है। इसीलिए इसको आग लगने से बचाने के लिए इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर इमर्ज किया जाता है, डुबोया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक मेटल हुआ करती है, लेड मेटल हुआ करती है। ये वो मेटल होती है जो ऑक्साइड लेयर बनाती है और अपने फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक लेती है। उसी तरह से आयरन को जब हीट करते हैं तो बर्न नहीं होती, किसी तरह की बर्निंग नहीं होती। लेकिन आयरन की फिलिंग्स, आयरन के टुकड़ों को जब हीट किया जाता है तो उसमें बर्निंग हुआ करती है। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर बर्न नहीं करता, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर। हॉट मेटल होती है कॉपर की, वो ब्लैक कलर लेयर की कोटिंग हो जाती है उस पर, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के से रिएक्शन करता है और बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। उसी कॉपर ऑक्साइड की लेयर उस पर आती है, इस वजह से वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल होती है, ऑक्सीजन के साथ में हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल की वाटर से रिएक्शन होती है तो आखिर क्या होता है? मेटल्स की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो फर्स्टली मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यही मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो इस तरह से मेटल सोडियम है, इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं H2O से। मेटल ऑक्साइड दैट मीन सोडियम ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर से फिर रिएक्शन कर जाता है और ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पर आप देखेंगे 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये हुआ कि रियलिटी में कोई मेटल है, वाटर से रिएक्शन करती है, मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। वाटर में जैसे ही ऐड करते हैं
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट है मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैन बी रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाती हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब ये वाटर से रिएक्शन करती हैं तो ये डायरेक्ट बना सकती हैं हाइड्रोक्साइड और साथ में रिलीज करती हैं हाइड्रोजन गैस विद द लार्ज इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट मींस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए सोडियम मेटल हुआ करती है उनको अक्सर वाटर में जैसे ऐड करते हैं रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इस हीट को ये हाइड्रोजन गैस है वो कैचअप कर लेती है और आग लग जाती है। इसी सोडियम के टुकड़े को पानी में फेंकने पर ऐसा करें ना, सोडियम के टुकड़े को जब पानी में फेंका जाता है तो तुरंत आग लग जाती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉलेंट, कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन तो होती है लेकिन इतनी वॉलेंट नहीं होती जितनी सोडियम पोटेशियम की होती है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस है इसमें कभी भी फायर को कैचअप नहीं कर पाती है, बबल्स के फॉर्म में ये धीमे धीमे उस सॉल्यूशन से बाहर आती है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं कर पाता। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। और ये मैग्नीशियम मेटल होती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इसकी सरफेस पर अटैच हो जाती है और इसकी वजह से मैग्नीशियम मेटल है उस पर फ्लोट करने लगती है। मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम आयरन जिंक है डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, न कोल्ड वाटर से न हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम, इनकी रिएक्शन स्टीम से होती है और बना लेते हैं ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन है वो आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट कहा जाता है वो बनाते हैं। मेटल्स लाइक एज लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, दैट मींस इनकी वाटर से नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का एक ऐसा वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ करता है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल को सबसे नीचे रखा जाता है। इस तरह से बनने वाली एक सीरीज को ही रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव मेटल को टॉप पर रखा जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल को नीचे रखा जाता है। आप देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये काफी रिएक्टिविटी शो करती हैं इसलिए इनको टॉप पर रखा गया है। रिएक्टिविटी इनकी लो हुआ करती है वो मिडिल में रखे गए हैं और हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिविटी वाली है जिनकी रिएक्टिविटी न के बराबर है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इस तरह से रखी गई है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स हुआ करती हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स हुआ करती हैं वो सबसे नीचे रखी गई हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आखिर क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप पोजीशन वेयर एज लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम पोजीशन। सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाली सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को टॉप पर रखा गया है, सबसे कम रिएक्टिविटी वाली को नीचे रखा गया है। सोडियम को टॉप पर रखा गया है और सोडियम और पोटेशियम को सबसे नीचे रखा गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल इज वेरी डिफिकल्ट, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है नेचर में वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिला करती, इसलिए उनका एक्सट्रैक्शन यानी उनमें उन मेटल को उन कंपाउंड से बाहर निकालने में मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज हुआ करती है मेटल्स की, वो डिसाइड करती है कि वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल और नॉट, क्या वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पॉपुलर एग्जांपल पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट में जब जिंक को ऐड करते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है, साथ में कॉपर डिस्प्लेस होता है। क्या वाकई में रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये पता करने के लिए हम एक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हैं। जिंक की पोजीशन कॉपर से ऊपर होती है, जिंक हाईली रिएक्टिव है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक इस कॉपर की जगह आ जाता है और बना लेता है ZnSO4 और साथ में रिलीज होता है कॉपर, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए कि जिंक सल्फेट है मेरे पास में, इसमें आप कॉपर ऐड करें तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम हुआ करती है, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स वाटर एंड एसिडिक सॉल्यूशन, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है
हाइड्रोजन को वाटर से और इसके एसिड में से डिस्प्लेस कर सकती हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में सोडियम मेटल है, उसको मैंने HCl एसिड में डुबो दिया तो NaCl बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2HCl लिखेंगे, 2Na लिखेंगे, 2Na लिखेंगे, आप देखें हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी। लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन को उनके कंपाउंड जैसे वाटर और एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं। जैसे मैंने कहा HCl को, Ag को, सिल्वर को HCl में डुबो दीजिए, तो आप ये चाहेंगे रिएक्शन पॉसिबल है, नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन से इस सिल्वर की एक्टिविटी कम है। कैसे पता किया? रिएक्टिविटी सीरीज में ये सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे, दैट मींस की रिएक्टिविटी कम है। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल्स। कोई भी रिएक्टिव मेटल्स हुआ करती है जिसमें डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 कोई भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो H2SO4 यूज कर लें, जैसे यहाँ पर ही किया गया है। तब यहाँ पर एक साल्ट बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक इज एडेड ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है, जिंक को आयरन सल्फेट में ऐड किया जाए। जिंक को जब आयरन सल्फेट में ऐड करते हैं, सबसे बड़ी बात लाइट ग्रीन कलर होता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का। जिंक के टुकड़े आपने ऐड कर दिए हैं, जिंक सल्फेट बनता है जो कलरलेस होता है। दैट मींस सॉल्यूशन में आयरन सल्फेट में जिंक के टुकड़े डालने पर कलर कैसे चेंज होगा? लाइट ग्रीन टू कलरलेस, लाइट ग्रीन से बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आखिर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एटम या दो से अधिक एटम के बीच में यदि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तब ऐसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। मोस्टली आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि कोई एक एलिमेंट और एटम जब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, तब जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स कि एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। बस इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम आयनिक बॉन्ड होता है और ऐसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड बनने की सबसे बेहतरीन पॉसिबिलिटी है कि एक मेटल होना चाहिए, प्योर मेटल हो आपके पास, और दूसरी प्योर नॉन मेटल हो, तो समझ जाओ उन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल Na होता है, जिसका एटॉम नंबर 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, पहली सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं, तो सोडियम का सिंबल Na। कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं डॉट के फॉर्म में? डॉट के फॉर्म में उस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं जो वैलेंसी सेल में है, सबसे बाहर वाली सेल में है। वैलेंसी सेल में ये इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन को यानी 1 डॉट से दिखाएंगे। यहाँ पर देखें क्लोरीन का एटॉम नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉन 17 है, फर्स्ट सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को आप डॉट के फॉर्म में दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा और इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर सोडियम है, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसका मतलब इसकी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? क्लोरीन को, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है अट्रैक्शन। यही अट्रैक्शन फोर्स आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और NaCl जैसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हाई हुआ करते हैं। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली हाई हुआ करते हैं। आयनिक कंपाउंड जितनी हुआ करते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हुआ करते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट डिसॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। चलिए हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब होता है जब कोई मेटल किसी नेचुरली किसी अर्थ क्रस्ट के अंदर, नेचर के अंदर अर्थ क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट हुआ करती है, और वो नेचुरल फॉर्म उसकी मिनरल कहलाती है। और ऐसे मिनरल जिनमें से आसानी से किसी मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ऐसे सभी मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं। इसलिए ऑल द ओर्स आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। जितने भी ओर्स हैं सब एग्जाम्पल होते हैं मिनरल्स के, लेकिन ऑल द मिनरल्स आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ
और सभी मिनरल्स ओर्स नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी मिनरल में से मेटल को निकालना आसान नहीं होता है। चलिए बात करते हैं, कुछ लिखा हुआ है मिनरल, ओर्स और गैंग। मिनरल नेचुरल अकरिंग कंपाउंड होते हैं एलिमेंट के, उनको मिनरल्स कहते हैं। जैसे आयरन का मिनरल होता है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं Fe2O3। बॉक्साइड, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है Al2O3। दैट मीन्स हेमेटाइट से क्या मिलेगा आपको? आयरन। बॉक्साइड से क्या मिलेगा आपको? एल्यूमिनियम। ओर्स क्या है? मिनरल फ्रॉम विच एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। ऐसे मिनरल जिनमें से किसी भी एलिमेंट को आसानी से और प्रॉफिटेबली, दैट मीन्स प्रॉफिट के साथ में निकालते हैं, ओर्स कहलाते हैं। जैसे हेमेटाइट आयरन का ओर है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है। गैंग्स क्या आते हैं? गैंग्स का मतलब होता है इंप्योरिटीज जो कि ओर्स और मिनरल्स में प्रेजेंट होती है, गैंग्स कहलाती है। सैंड के फॉर्म में हो सकती है, रॉक्स के फॉर्म में हो सकती है। अब देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस आपको दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स में से जब मेटल को सेपरेट करते हैं तब आप कौन सी स्टेप यूज करते हैं? ओर्स, ओर्स में आप देखेंगे तो जो मेटल्स होती है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, देखिए ओर के अंदर मेटल है वो तीन तरह की हो सकती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स। ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं तो आप कैसे उसको अलग करेंगे? अलग करने का तरीका देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। उस ओर को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप क्या करते हैं? पिघले हुए ओर को इसमें भर लेते हैं, भरने के बाद दो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। एक पर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर होता है नेगेटिव चार्ज, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव एंड इधर और नेगेटिव एंड को इधर कर देते हैं। इस पर प्लस है, यहाँ प्लस होगा, इस पर माइनस या माइनस होगा। एक एनोड कहलाएगा और दूसरा कैथोड कहलाता है। उसके बाद इसमें करंट पास करते हैं, बैटरी को ऑन कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान मेटल हुआ करती है, मेटल होती है वो प्योर मेटल आपको मिलती है कैथोड पर। प्योर मेटल कहाँ मिलेगी आपको? कैथोड पर। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद में आपको प्योर मेटल मिल जाती है। ये तो तरीका हुआ किसका? हाईली रिएक्टिव मेटल का। ऐसी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, मॉडरेट होती है, उसको कैसे अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसके दो टाइप के ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट ओर्स है उसको गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की अब्सेंस में जैसे ही गर्म करते हैं वो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है। वो कैल्सिनेशन के बाद में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल के ऑक्साइड में। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, देखिए एक बार ZnCO3, उसको मैं हाई टेम्परेचर पर हीट करूंगा और जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से ऑक्साइड बनेगा, साथ में CO2 गैस बनेगी, तो ऑक्साइड बन गया। इसीलिए कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के, उनको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका रिडक्शन करते हैं, तब आपको मेटल मिलती है। तो यहां देखें कार्बोनेट ओर्स है, जिंक कार्बोनेट, Zn जिंक ऑक्साइड बन गया, CO2 गैस। ये प्रोसेस कैल्सिनेशन है, प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। यदि आपके पास सल्फाइड ओर है, जैसे मैंने कहा जिंक सल्फाइड है ZnS, तब उसकी ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराते हैं, गर्म कर देते हैं, बनता है ZnO प्लस SO2 गैस। दैट मीन्स इसमें भी ऑक्साइड बनेगा, लेकिन प्रोसेस का नाम रोस्टिंग होता है। प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग। दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस की एब्सेंस में यदि गर्म करोगे तो कैल्सिनेशन है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में यदि सल्फाइड ओर को गर्म करते हैं तो रोस्टिंग कहलाती है। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ऑक्साइड बना करता है मेटल का, इसका रिडक्शन कराएंगे, फिर इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हो। जैसे ही रिफाइनिंग कराते हैं तो अल्ट्रा प्योर मेटल आपको मिल जाती है। थर्ड, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, उनके लिए बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, पिघली अवस्था में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। प्योर मेटल आपको मिलेगी कैथोड पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और मोल्टन, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, फिर प्योर मेटल मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि ऐसी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कम हुआ करती है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से अलग कर सकते हैं। ये आपका तरीका था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, मैंने आपको बताया था, उनका आप जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये अनरिएक्टिव हुआ करती हैं। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस, इनके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं, उनमें कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स हुआ करते हैं। कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, गर्म कर देते हैं और जिंक ऑक्साइड CO2 गैस बन जाती है। इसमें चारकोल मिलाते हैं तो जिंक मेटल बन गई।
और यहाँ पर देखें रोस्टिंग में सल्फाइड हो रहे हैं, उसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्साइड बन गया। देखो ये ऑक्साइड दोनों का रिडक्शन कराते हैं, कार्बन से जिंक मिल गया। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो सल्फाइड ओर का जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होना एक रोस्टिंग प्रोसेस है। लेकिन जिंक कार्बोनेट को जब कन्वर्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड में, तब इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, ये दोनों अलग है। उसके बाद हाईली रिएक्टिव टॉप रिएक्टिव मेटल्स होती है, उनका क्या करते हैं, लिखा हुआ है कि टॉप रिएक्टिव मेटल्स हुआ करती हैं, उनमें क्या करते हैं, उनकी सबसे पहले उनके ऑक्साइड को आप रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन के द्वारा, इसीलिए क्या करते हैं कि उनके किसी भी हैलाइड को, जैसे मैंने कहा सोडियम निकालना है, सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो कैथोड पर सोडियम मेटल मिलेगी आप, कैथोड पर सोडियम मेटल मिलती है क्योंकि कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, ये हो गया रिडक्शन। सोडियम मेटल आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स के हैलाइड्स का जब मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो मेटल आपको किस इलेक्ट्रोड पर मिलती है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो मिलती है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कैथोड इलेक्ट्रोड पर। एल्यूमिनियम मेटल है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। नेक्स्ट मेथड सबसे पॉपुलर मेथड है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। याद रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड किसी भी मेटल को अल्ट्रा प्योर बनाने के लिए यूज की जाती है। और इस मेथड में लिखा हुआ है कि बहुत सारी मेटल कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के लिए यूज करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल से एनोड बना होता है, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, प्योर मेटल से बनाते हैं कैथोड। और उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हुआ करता है, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को लेते हैं साल्ट ऑफ गिवन मेटल। जैसे कॉपर है, कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट लेंगे आप, है ना, जिंक का कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट लेते हैं। ऐसे साल्ट लेते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड दूसरा कैथोड, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। बैटरी सिस्टम होना चाहिए, ऑन करेंगे करंट पास होगा। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, दोनों को डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, जो उस मेटल का साल्ट होता है। एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड किसका बना होता है, किसका बना होता है, इम्प्योर मेटल का। कैथोड बना होता है प्योर मेटल का। एनोड है, एनोड को लेते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, ये थिकर साइज वाला होता है, थिक लेते हैं, काफी मोटाई वाला लेते हैं। और जो कैथोड होता है वो दुबला पतला सा होता है, वो प्योर मेटल का है। जब आप करंट पास करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एनोड में से इंप्यूरिटीज होती हैं, हटती जाती है, एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसको एनोड मड कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, एनोड मड। और उसके बाद प्योर जो मेटल होती है वो ट्रांसफर होती जाती है कैथोड की तरफ। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड दुबला पतला होता जाता है, जो पहले मोटा था वो दुबला पतला होता जाएगा, और उसके बाद कैथोड है वो पहले दुबला पतला था अब मोटा होता जाएगा। ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। इस तरह से करते हैं। एनोड है, उस एनोड में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इम्प्यूरिटीज देखिए आप, सबसे बड़ी बात इम्प्यूरिटीज हुआ करती हैं वहां पर। आप ये सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इम्प्यूरिटीज आपने एनोड मड के नाम से है, कॉपर का, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कॉपर का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है एक ऐसी स्ट्रक्चर हुआ करती है जिसमें आप ये महसूस करेंगे कि रियलिटी में इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को आखिर कैसे बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक डॉट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली सेल, जिसको आउटरमोस्ट या वैलेंसी सेल कहते हैं, उसी के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले सिंबल लिखते हैं, जैसे मैंने सोडियम का बनाया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाए, सोडियम का एटॉम नंबर 11, इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, 2, 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन है केवल सबसे लास्ट वाली में, तो सिंबल लिखेंगे सोडियम का और एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी लगा दें, यहां मैंने एक लगा दिया, और यही कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये लेविस साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इसका दूसरा भी नाम है लेविस स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पर सोडियम का सिंबल हो गया, एक डॉट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सोडियम का हो गया। उसी तरह आप चाहें तो मैग्नीशियम का कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg और उसका एटॉम नंबर 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं, 2, 8 और 2, ये दो इलेक्ट्रॉन दो डॉट से दिखाएंगे सिंबल, उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। कितनी डॉट लगाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक डॉट हुआ करती है, बशर्ते एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक डॉट, दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए दो डॉट, और ऐसे 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो 5 डॉट लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोरोजन क्या है, उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरोजन का? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इस मेटल्स को यदि हवा में खुला छोड़ते हैं वो धीमे धीमे ग्रेजुअली धीमे धीमे ईटन अप होती, टूटती जाती, झड़ती जाती है, क्योंकि मॉइस्चर, एयर, साथ में कुछ केमिकल एसिड की प्रेजेंस में इसमें एक प्रोसेस चला करती है, बहुत धीमी प्रोसेस हुआ करती है। पूछा जाता है कोरोजन कैसी प्रोसेस है, तो आंसर क्या है? कोरोजन इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीमी हुआ करती है। एयर, मॉइस्चर और कुछ केमिकल्स जैसे एसिड की प्रेजेंस में उसकी सरफेस झड़ती जाती है, बस उसी प्रोसेस का नाम कोरोजन होता है। आयरन मेटल का कोरोजन है, उसके लिए एक स्पेशल टर्म देते हैं, रस्टिंग प्रोसेस। आयरन मेटल का कोरोजन रस्टिंग कहलाता है। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, और इट विल फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विच इज कॉल्ड रस्ट। तो यहां पर मैं आपको रस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि रस्ट आखिर क्या है। रस्ट होती है Fe2O3.XS2O, और यहां पर इसका केमिकल नेम जो लिखा जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और उसमें भी हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसी का नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन की जगह लिखते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका नाम होता है। इस तरह से आप देखेंगे सिल्वर के कुछ वेसल आपको बर्तन दिए हुए हैं, वो ब्लैक हुआ करते हैं, और यहाँ पर रस्टेड सैकल्स हुआ करते हैं, इस तरह से जंग लगी हुई है। कॉपर है, देखो इस तरह से ग्रीनिश हो जाती है कॉपर में, इस तरह से ग्रीन हो गई है। कुछ स्टैचू आपको दिए हैं, ये कोरोजन के इफेक्ट आपको बताए गए हैं। प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जाए? रोकने का पहला तरीका, पेंटिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। सैक्रिफाइसिंग मेथड, दैट मींस जब हाईली रिएक्टिव मेटल की लेयर लेस रिएक्टिव मेटल की सरफेस पर चढ़ाते हैं तब मेथड को सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। क्यों? हाईली रिएक्टिव मेटल का कोरोजन हो जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल कोरोजन से बच जाती है। एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आयरन मेटल है, उस पर जिंक की लेयरिंग करते हैं, आयरन मेटल को बचाने के लिए जब जिंक की लेयरिंग करते हैं तो आयरन मेटल विद जिंक लेयर, इस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें आयरन मेटल है, उस आयरन मेटल के टुकड़े पर आप आखिर किसकी लेयरिंग कर रहे हैं? आप लेयरिंग कर रहे हैं जिंक की। बस इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन सैक्रिफाइसिंग मेथड हुआ करती है, क्योंकि इसमें जिंक को बलिदान देना पड़ता है। जिंक है, इसमें कोरोजन हो जाता है, आयरन में कोरोजन नहीं हो पाता, तो आखिर सैक्रिफाइस बलिदान किसने दिया? जिंक ने। नेक्स्ट तरीका होता है एलॉय फॉर्मेशन। ऐसी मेटल जिनमें कोरोजन के चांस सबसे ज्यादा है, उनको कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या करें? उसके एलॉय बना दें। जैसे आयरन है, उसमें कोरोजन बचाना है तो आयरन से स्टील बना दें, उसमें निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, ये सब मिक्स कर दें, और जब ये मिल जाएगी तो उसके बाद एक नई एलॉय बनती है, उस एलॉय का नाम होता है स्टील और स्टेनलेस स्टील। और स्टील में कोरोजन न के बराबर होता है, आयरन में कोरोजन होता है। दैट मींस एलॉय फॉर्मेशन से भी आप कोरोजन से बचा पाते हैं, बचा सकते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर की इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।